देखिए, जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस यानी कि ये किस वर्ड से बना है। कंडीशन एक वर्ड होता है, कंडीशन वर्ड से कंडीशनल बना होता है। कंडीशन नाउन है, इसका मतलब जो होता है अलग अलग हो सकता है। जैसे कंडीशन का मतलब स्थिति या परिस्थिति भी होता है, स्थिति परिस्थिति या दशा भी होता है। हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं कंडीशन का अर्थ शर्त भी होता है, शर्त के अर्थ में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कंडीशन जो है, कंडीशन में AL लगाकर ये एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ पर कंडीशनल जो है एडजेक्टिव है। तो कंडीशनल यानी कि शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं यानी कि शर्त वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंस, समझिएगा इस चीज को, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक एक्शन होने के लिए दूसरे एक्शन की कंडीशन रखती जाती है। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक एक्शन होने के लिए दूसरे एक्शन की कंडीशन या शर्त रख दी जाती है तो उनको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब एक एक्शन होने के लिए यानी कि जो एक्शन होता है उसको तो हम बोलते हैं मेन क्लोज, जो एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लोज। और जिस एक्शन की शर्त रखी जाती है उस एक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको हम इफ क्लोज भी बोल सकते हैं। और जो आपकी मेन क्लोज है इसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक एक्शन होने के लिए दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है। तो जो एक्शन होने के लिए यानी कि जो एक्शन होगा आपका वो मेन क्लोज में, और जिस एक्शन में शर्त रखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो यानी कि यहाँ पर दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन हमारा बन गया, मेन क्लोज का और सबऑर्डिनेट क्लोज का। कंडीशनल सेंटेंस में ये मेन क्लोज में जो एक्शन होता है और जिसकी शर्त रखी जाती है वो सबऑर्डिनेट में आता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर जो दो क्लोजेस का सेंटेंस होगा तो हमें ये थोड़ा सा एक हिंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दोनों जो क्लोजेस दी गई है तो उनमें से कौन सी वाली तो मेन क्लोज होगी और कौन सी वाली सबऑर्डिनेट। जिसमें शर्त रखी जाती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है और जिसमें एक्शन का होना दिया जाता है वो मेन क्लोज होती है। और इसका पहचानने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी उस सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले कुछ वर्ड्स लगे होते हैं, यानी कि उस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ कुछ वर्ड्स लगे होते हैं। जैसे या तो वो इफ से स्टार्ट होगी या इफ लगा होगा उसके साथ, या एज सून एज लगा होगा, इन केस, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। इस तरह के कुछ वर्ड्स वहां पर लगे होंगे उस क्लोज से पहले, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले। तो वो आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज और जो बची हुई है वो आपकी हो जाएगी मेन क्लोज। अब गिवन में आपको मान लीजिए मेन क्लोज कंप्लीट दी गई है, जैसा हम एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। ये जो आपको एग्जाम्पल है, अब इसमें देखिएगा कि जो हमें समझना है, ये जो इफ लग रहा है इसके साथ लग रहा है, दैट मीन्स इफ के साथ वाली जो क्लोज है ये तो आपकी हो जाएगी किसमें, सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम इफ क्लोज भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपकी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज। और दूसरा जो है यहाँ पर ये आपकी मेन क्लोज, दूसरा जो बचा है आपका ये हो जाएगा मेन क्लोज। दो क्लोज का पेयर होता है, जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, दो हैंड्स का पेयर है, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका राइट हैंड है तो बचा हुआ कौन सा, लेफ्ट, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको इन वर्ड से पता चल गया कि इन वर्ड्स के साथ वाली क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा ये सबऑर्डिनेट हो गई, तो डेफिनेटली दूसरी वाली जो है वो आपकी मेन क्लोज है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेज जो होती हैं उनमें से जिसमें एक्शन का होना होता है वो मेन क्लोज होती है, और उस एक्शन के लिए जिसमें शर्त रखी जाती है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है उसके साथ ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कंडीशंस होती हैं आपकी, यानी कि शर्तें जो आपकी होती हैं, कंडीशंस, वो कंडीशंस आपकी तीन तरह की होती हैं।
आप ये भी कह सकते हैं कि आपके कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो आपकी पहली कंडीशन होती है वो आपकी पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, या आप कह सकते हैं कि पहली जो होती है ओपन कंडीशनल सेंटेंस। जो आपकी दूसरी कंडीशन होती है वो दूसरी कंडीशन आपकी होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। जो आपकी तीसरी कंडीशन होती है वो तीसरी कंडीशन आपकी होती है इमेजिनरी कंडीशन। तो हम यहां पर कंडीशंस की जब भी बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 तरह की कंडीशंस की बात की जाएगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। अब ये जो तीनों की तीनों आपकी कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस में वही 2 क्लोजेस का कॉम्बिनेशन होगा, मेन क्लोज का और सबऑर्डिनेट क्लोज का, तीनों के तीनों कंडीशंस में। या आप कह सकते हैं ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस हैं, मतलब 3 तरह की कंडीशंस हैं और तीनों तरह की कंडीशंस में दोनों जो क्लोजेस हैं इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया ओपन कंडीशन या ओपन कंडीशनल सेंटेंस। तो ये चीज़ें समझिएगा आप। सेम चीज़ें सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें भी आपके होगी और मेन क्लोज इसमें भी आपके। अब देखिएगा, आपकी मेन क्लोज जो है उसमें आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि आप क्या कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट जो आपकी मेन क्लोज में होगा तो उसके साथ वाली जो क्लोज है उसमें आपका होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो आपके सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और आपकी जो मेन क्लोज है उसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आपका शैल या विल हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये तो अफर्मेटिव का पैटर्न हो गया। इसके अलावा अगर सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, फिर से एक एग्जाम्पल लेके उस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं योर ब्रदर विल विन, यानी कि आपकी यहाँ पे इफ है तो ये वाली जो क्लोज होगी आपकी ये तो होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब बची हुई जो दूसरी होगी वो आपकी होगी मेन क्लोज। तो मेन क्लोज में हम देखते हैं तो पता चलता है योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब प्लस विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ नहीं कि यहाँ हमारे सामने निकल के आया कि शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मेन क्लोज में दे रखा है। तो आपके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें क्या होना चाहिए था, उसके साथ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होना चाहिए था, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब यहाँ पे दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे नो एरर है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। अब आगे आप इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है, जब आपका सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन है या सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कोई प्लूरल नेम है तो वहाँ पे भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर होना चाहिए लेकिन थर्ड पर्सन का। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या येस आएगा। अब आपके जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही है, ही कौन सा पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। ही सी इट दे थर्ड पर्सन में होते हैं और जिसमें से ही सी इट सिंगुलर होते हैं और दे प्लूरल होता है। तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे आना तो चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या येस, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सी पार्ट है वो ग्रामेटिकली एरर है। तो यानी कि सी पार्ट जो आपका है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आगे और इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट तो कह दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, शैल विल का यूज किया जाएगा और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसके एक बात और ध्यान रखनी है, जो मॉडल्स हैं कुछ ऐसे मॉडल्स हैं यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाते हैं, ऐसे मॉडल्स जो प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाते हैं, सिर्फ उन्हीं मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें
जैसे आपका कैन है प्लस मे है, इन मॉडल को भी लगाया जा सकता है और इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है कि मेन क्लोज में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या यस आता है। कई बार मेन क्लोज में शैल विल की जगह पर कैन या मे मॉडल लगा दिया जाए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया जाए तो भी आपका सही होता है और सही माना जाएगा। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये तो थी बड़ी आसान सी चीज़। अब थोड़ा सा घुमावदार हम जो बात करते हैं वो एक एग्जामिनर क्या है भीड़ को कम करने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में और थोड़ी गहराई में चला जाता है। तो वो क्या करता है कि ये जो दोनों टेंस वही रहेंगे, दोनों चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन वो करेगा क्या, किसी एक क्लोज को तो वो पैसिव वॉइस में दे देगा और किसी एक क्लोज को वो एक्टिव वॉइस में दे देगा। मान लीजिए उसने मेन क्लोज को पैसिव वॉइस में दे दिया। अगर वो मेन क्लोज को पैसिव वॉइस में करेगा तो मेन क्लोज का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है, शैल के साथ बी लगता है और विल के साथ भी बी लगता है। शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बनता है। शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस बनता है यदि वो मेन क्लोज का पैसिव वॉइस देगा तो। या वो हो सकता है सबऑर्डिनेट का पैसिव वॉइस दे दो। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी पैसिव वॉइस में, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसका पैसिव वॉइस आपका कैसे बन जाएगा, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी और उसके साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा कर देता है वो, जनरली हो सकता है आपको घुमाने के लिए क्वेश्चंस को ऐसा वो डाल दे कि एक क्लोज को एक्टिव वॉइस में दे दिया, एक्टिव वॉइस में, और दूसरी क्लोज को पैसिव में, या फिर मेन को एक्टिव वॉइस में दे दिया, सबऑर्डिनेट को पैसिव में दे दिया। तो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसके एक दो और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो मेन क्लोज, देखो यहाँ पे इफ लग रहा है, दैट मीन्स आपकी ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट जो क्लोज है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपली एक्टिव वॉइस है। सी परफॉर्म्स वेल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। सी परफॉर्म्स वेल। मेन क्लोज आपका अगर आप देखते हो तो द फर्स्ट रैंक जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था उसको आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बना रखा है और विल भी यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो द फर्स्ट रैंक सब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाई गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। दैट मीन्स उसने क्या किया है, इसको पैसिव फॉर्म में दे दिया। ये जो आपकी मेन क्लोज है उसने क्या किया, यहाँ पे इसको पैसिव फॉर्म में दे दिया और आपके इसको सिंपली एक्टिव फॉर्म में दिया है। एक्टिव फॉर्म में दिया है लेकिन टेंस तो इसका वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। इसको पैसिव फॉर्म में दिया है लेकिन टेंस तो इसका वही है जो होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब इसी पॉइंट में हम एक आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी चल रही है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको दो नोट यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, या एक्सेप्शंस आप इनको कह सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, जो जनरल जो बातें हमने पढ़ी थी उन जनरल बातों से थोड़ा सा हटके हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, तो उसमें पहली जो चीज़ है वो पहली चीज़ ये है, यदि आपके सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके साथ एज इफ, एज दो या इफ ओनली भी आता है, यदि आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं एज इफ, एज दो, इफ ओनली, तो ये किसके साथ आएंगे, ये तो आपको पता है ये किसके साथ आते हैं, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ आते हैं। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ आते हैं। तो यदि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी एज दो, एज इफ ओनली से स्टार्ट होती है, तो उसके साथ वाली जो मेन क्लोज होगी, जो उसके साथ वाली जो मेन क्लोज होगी, अब यहां पे देखिएगा, तो मेन क्लोज का टेंस तो आपके होगा यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, या उसके साथ वाली जो क्लोज है उसका टेंस तो होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका यहां पे टेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट का मतलब आप कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या कह सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी।
एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ, उसको समझिएगा। कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताए थे? एज दो, एज इफ ओनली। इनके साथ वाली जो क्लोज आपकी होगी वो आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लोज, और उस सबऑर्डिनेट क्लोज का जो टेंस होगा वो होगा पास्ट का इंडेफिनिट। और उसके साथ वाली जो दूसरी क्लोज होती है वो आपकी होती है मेन क्लोज, और जो आपकी ये मेन क्लोज होती है इसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। समझिएगा चीजों को। पास्ट का इंडेफिनिट का मीन्स यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, अगर अफर्मेटिव फॉर्म में है। अगर अन्य किसी सेंटेंस के फॉर्म में है तो उसमें हो जाएगा डू डज, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके अलावा यहाँ पे वर्ब भी आ सकता है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट बन जाता है। वर्ब की जो हमारी सेकंड फॉर्म है इसके अलावा यहाँ पे वर्ब भी आ सकता है, और जब यहाँ पे वर्ब आ जाएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब का नहीं, वो मैन वर्ब का काम करता है। क्योंकि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो फिर उनका टेंस अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो मैन वर्ब बनती हैं तो उनका टेंस बदल जाता है। जैसे ही वाज वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी तो इनके साथ मैन वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म की, तो इनका टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। इनका टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जैसे ही अगर सेंटेंस में वाज वर्ब को खुद को मैन वर्ब के रूप में लिया गया हो, खुद को मैन वर्ब के रूप में अगर लिया गया है वाज वर्ब को, तो इनका टेंस फिर पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पास्ट का इंडेफिनिट। सेम ऐसे ही आपकी इज़ेमार होती है, सेम ऐसे ही आपकी इज़ेमार होती है। तो इज़ेमार अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मैन वर्ब आएगा, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो इसका टेंस आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर इज़ेमार को मैन वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो उसका टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो फिर भी मैंने आपको बताया। एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टीचिंग मैन वर्ब है, तो इसका टेंस जो है आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप ऐसा लिखते हो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि एम जो है खुद मैन वर्ब का काम कर रहा है, मैन वर्ब यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सेम ऐसे ही वाज या वर की जब भी हम बात करेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं ही वॉज टीचिंग या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट और ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर। अगर हम लिखते हैं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपके वाज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे मैन वर्ब दी गई है प्लेइंग। अगर इसी सेंटेंस को, तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसी को हम लिखते हैं ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पे वाज जो है मैन वर्ब का काम कर रहा है, और वाज जब मैन वर्ब का काम कर रहा है तो इसका टेंस होगा पास्ट का इंडेफिनिट। अब इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ब की। तो जब भी वर्ब को हम मैन वर्ब के रूप में लेंगे, जैसे कि हमने वाज को लिया, तो इसका टेंस हो जाता है पास्ट का इंडेफिनिट। अगर हम वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं जैसा कि यहाँ पे, तो इसका टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज अगर इन वर्ड से शुरू होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हो सकता है वर्ब लगा हो लेकिन मैन वर्ब के रूप में। तो ये जो वर्ब आएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस में जब भी वर्ब की बात होगी, इमेजिनरी कंडीशन में भी वर्ब की बात होगी, तो जब भी बात होगी तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, विद ऑल सब्जेक्ट। फिर वहां पे सिंगुलर प्लूरल का और नहीं है, सभी के साथ आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई ये चीज? तो अब मैं इसका एग्जांपल्स आपको देता हूं, फिर आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां पे एज दो जो लगा है, इसके जस्ट साथ वाली क्लोज आपकी ये हो गई, तो यहाँ पे स्टडीड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस आपका हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, और होना भी पास्ट का इंडेफिनिट ही चाहिए।
और ये जो बचा हुआ सेंटेंस है, ये बची हुई जो क्लोज है, ये क्लोज पास्ट इंडेफिनिट हो गई। बची हुई जो क्लोज है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आ रहा है, यानी कि ये वाली जो क्लोज हो गई आपकी हो गई प्रेजेंट की इंडेफिनिट, हो गई प्रेजेंट की इंडेफिनिट। तो यानी कि आपको ये बात क्लियर होती है कि एज दो, एज इफ या इफ ओनली के साथ वाले क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में वो इट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो सकती है, इट में भी इन वर एज ए मैन वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बस ये चीज़ें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वर या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई भी हो सकती है, होगी वो पास्ट इंडेफिनिट ही। और दूसरी वाली जो क्लोज है वो आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगी। हुई चीज़ क्लियर? तो ये नॉट फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। और एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ इसमें। एज इफ के साथ वाली जो क्लोज है वर मैन वर्ब के रूप में यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। ही के साथ वैसे तो वाज आना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात है तो सभी के साथ वर आएगा, वाज का रोल नहीं आएगा। ही वर माई बॉस पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है, और बिहेव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, यानी कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ये चीज़ आपकी हुई क्लियर। तो नॉट वन आपका क्लियर हो जाता है। तो जब अब हम बात करेंगे नॉट टू की। नॉट टू जो दूसरा नॉट है वो क्या है, देखिएगा कि जो हमने सबऑर्डिनेट क्लोज वाले वर्ड्स लिए उनमें हमने देखा कि अनलेस और अनटिल वर्ड्स हैं। अनलेस और अनटिल के बारे में हम देखते हैं तो अनलेस और अनटिल जो वर्ड हैं ये अपने आप में नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो जो ये अपने आप में जब ये नेगेटिव अर्थ देते हैं और ये आते किसके साथ है? सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ। तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड देते हैं, तो उस क्लोज में यानी कि उस सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नॉट हम कभी भी वहाँ पे नहीं यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि उस सबऑर्डिनेट क्लोज के स्टार्टिंग में हमने अनलेस या अनटिल यूज कर दिया, और अनलेस अनटिल दोनों ही वर्ड्स इनमें से कोई सा भी एक अगर यूज कर दिया जाए तो दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव अर्थ देते हैं, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने नॉट का अर्थ दे दिया है, तो दोबारा से वहाँ पर नॉट यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, तो इसमें देखिएगा एरर कहाँ पे है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अगर ये बात आपके ध्यान में है कि अनलेस और अनटिल दोनों ही वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज किए जाएंगे, तो उस सबऑर्डिनेट क्लोज में फिर हम नेगेटिव के लिए नॉट यूज नहीं करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे अनलेस ऑलरेडी यूज हो गया है, तो हमें यहाँ पे डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर हमें सीधा यहाँ पर ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा देना था, फिर हमें सीधा यहाँ पे वर्क्स लगा देना था। इसलिए एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में एरर है। बी में एरर नहीं मानेंगे हम, ए पार्ट में एरर है। मान लीजिए इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ए पार्ट में ही आपका एरर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या एरर है आपकी? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, जबकि यहाँ पे डज नॉट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अनलेस और अनटिल वर्ड से वो क्लोज स्टार्ट हुई है, और अनलेस अनटिल वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस और साथ ही इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओपन कंडीशन सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो देखिए, अनफुलफिल्ड जो वर्ड है ये एक्चुअली जो होता है फुलफिल, दो वर्ड से बना होता है, फुल प्लस फिल। फुलफिल, अगर इन दोनों वर्ड को जोड़ते हैं तो हम फुलफिल हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? फुलफिल। फुलफिल का अगर हम पास्ट पार्टिसिपल इसका हम बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एज एन एडजेक्टिव, तो हो जाता है फुलफिल्ड, यानी कि जो पूरा हो चुका। तो जब हम इसको अपोजिट बनाते हैं अनफुलफिल्ड, यानी कि जो पूरा नहीं हुआ, जो अधूरा रहा, तो अनफुलफिल्ड के बारे में हम ऐसी शर्त पढ़ेंगे कि जो शर्त हमारी अधूरी रह गई, यानी कि पास्ट की। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन हमारी किस में होने वाली है? पास्ट में, क्योंकि ये वो शर्तें होती हैं जो पास्ट में हमारी अधूरी रह गई थी। एक्शन भी अधूरा रह गया था और शर्त भी अधूरी रह गई थी। एक्शन जो हम मैन क्लोज से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल क्लोज से, और जो शर्त हम सबऑर्डिनेट क्लोज में देखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारी, इसलिए हम अनफुलफिल्ड को पास्ट में ही पढ़ते हैं। अब चलिए ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या बात होने वाली है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनफुलफिल्ड जो है इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, जो दो अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन होता है दो क्लोजेस का। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या होता है कि आपके जो मेन क्लोज है यानी कि प्रिंसिपल क्लोज है, इसमें आपका मॉडल आएगा वुड। विल की पास्ट फॉर्म होता है वुड। कौन सा होता है? विल की पास्ट फॉर्म। और इस मॉडल के साथ यहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बताइए जरा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही। कौन सी फॉर्म आने वाली है? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ वाली जो क्लोज है उसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट आने वाला है। कौन सा आने वाला है? पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कोई अफर्मेटिव नहीं है, कोई अन्य है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही होता है पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल यही होता है। समझते चलिए, बहुत आसान सा है, बिल्कुल यही होता है। देखिएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब साथ ही साथ होता क्या है, वुड के अलावा कुछ मॉडल्स होते हैं, वो भी आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं सर बताइए? तो मैं बता देता हूँ। कुड भी आ सकता है, कैन का फास्ट फॉर्म होता है कुड, बिल्कुल होता है। माइट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। शुड भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। तो कुड, माइट और शुड भी आ सकते हैं वुड की जगह पर, और उनके साथ सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही कहा। बड़ा आसान सी चीज़ है, बहुत, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आपको क्या समझना है, आपकी जो मेन क्लोज है उसमें आपका वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी। हो सकता है वुड के अलावा यहाँ पे कुड, माइट या शुड कोई भी मॉडल दे रखे हों, ये सिर्फ इन्हीं में से कोई आएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है सभी। वुड किसका है? विल का पास्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, तो ये सभी पास्ट फॉर्म है। तो मॉडल की पास्ट फॉर्म आ जाती है, तो मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में उसके पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। दूसरा जो रूप है उसकी भी हम बात कर लेते हैं जरा, इसी के साथ लग गए हाथ। बड़ी आसान सी चीज है, दूसरे में भी बिल्कुल इतना ही आसान है। दूसरा जो फॉर्म होता है अनफुलफिल्ड का, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं जरा, क्या होता है भाई। दूसरे फॉर्म में जो हमारी मेन क्लोज है, एक क्लोज में आपके क्या होगा? या तो वुड मॉडल होगा, उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड के अलावा जो वो मॉडल हैं वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं। इसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जब हम पार्टिसिपल पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्ब जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे पार्टिसिपल क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं सारी। तो अभी फिलहाल के लिए इतना देखते हैं कि आपका वुड, कुड या माइट में से कोई एक भी मॉडल आ सकता है, और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वुड के इन मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, क्या आ रहा है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर इसके साथ वाली जो क्लोज होने वाली है, इसके साथ में जो क्लोज होने वाली है, वहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट की जगह कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट मीन्स क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका क्या आने वाला है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही समझे हैं। अब एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं हम। दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों क्वेश्चंस में अनफुलफिल्ड कंडीशन को अगर आपको समझ में आई थोड़ी सी पहले जो हमने समझाई, तो इसको देखते हुए दोनों में हम एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा। I attended the annual function if they had invited me। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो जनरली आपको क्या करना है कि अगर आपके सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज, अगर आपके सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज का कॉम्बिनेशन सही दे रखा है, तो आपका सेंटेंस सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा एरर है। ये आपकी इफ सबऑर्डिनेट इफ क्लोज है, तो आपने यहाँ पे देखा ये आपकी इफ क्लोज है, तो आप देखते हो दे हैड इन्वाइटेड मी, तो यानी कि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है आपका, बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे जो इसके साथ वाली जो क्लोज है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था आई वुड हैव। क्या होना चाहिए था? आई वुड हैव अटेंडेड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए था आई वुड हैव अटेंडेड। तो आपका क्लियर हो जाएगा, पार्ट ए में एरर है आपकी, पार्ट ए में एरर है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम एरर आपको मिलेगी यहाँ पे, इफ राहुल हैड प्लेड वेल, तो आपका बिल्कुल सही है, नो एरर का चांस अभी बनता नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं द फाइनल मैच, ये भी सही है। तो पार्ट ए आपका बचा, जहाँ ग्रामेटिकली एरर है, दे हैड वोन की जगह क्या होना चाहिए था? दे वुड हैव वोन, दे वुड हैव वोन, तो आपका करेक्ट हो जाता। तो ग्रामेटिकली एरर के पर्पज से आपने दोनों सेंटेंस में देखे, तो आपने इस एरर को स्पॉट कर दिया कि कहाँ पे पार्ट ए में एरर है आपकी,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, यानी कि आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट परफेक्ट में है तो उसके साथ वाली जो क्लोज होनी चाहिए मेन क्लोज, तो मेन क्लोज आपकी क्या होनी चाहिए, वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उधर भी वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। क्लियर होती है चीज़ें, दोनों में एरर हमने देख लिया। आगे चलते हैं कि इमेजनरी कंडीशन और है, तो ये इमेजनरी कंडीशन भी क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं। इमेजनरी कंडीशन, फिर हमारी तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। इमेजनरी कंडीशन जो होती है हमारी उसको देखना है। देखिए इमेजनरी कंडीशन किससे, इमेजिनेशन वर्ड सुना होगा आपने, तो इमेजनरी यानी कि ये वो काल्पनिक शर्त होती हैं। कौन सी, काल्पनिक। तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं काल्पनिक होती हैं, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे भी इमेजनरी कंडीशंस में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी दो तरह के सेंटेंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमें। तो पहला तो देखिए हम क्या देखते हैं कि जो आपकी मेन क्लोज है उसमें हम देखते हैं कि वुड मॉडल होगा, वुड के अलावा शुड, कुड भी हो सकते हैं, शुड या माइट या कुड भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अनफुलफिल्ड में भी कुछ इस तरह का ही हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अंतर है, वो देखते हैं हम। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ। तो उसके साथ वाली जो क्लोज है जिसमें हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा आता है, प्लूरल। पास्ट इंडेफिनिट का प्लूरल, दैट मीन्स सिर्फ वर आता है, सिर्फ वर। और ये जो वर है विद ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ आता है। किसके साथ आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ। कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी ये चीज बता दी थी कि जब भी वाज वर का रोल होगा तो वाज का कहीं भी यूज नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाता है, वर का। तो यानी कि ये जो वर आता है सभी सब्जेक्ट के साथ वर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। हाँ हो सकता है हम सेकंड फॉर्म यूज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हमने कुछ अनफुलफिल्ड कंडीशन में पढ़ा था। ऐसा ही कुछ क्या पढ़ा था, इनमें से कोई भी एक मॉडल आ जाए साथ में उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन फिर वो सेंटेंस तो आपका सही हो जाएगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन फिर कंडीशन बदल जाएगी, फिर वो इमेजनरी नहीं रहेगी, फिर वो अनफुलफिल्ड हो जाएगी। इमेजनरी कंडीशन तब कहलाएगी जब वर लगेगा, क्योंकि वर वाले सेंटेंस का फिर अर्थ जो हम निकालते हैं वो अर्थ आपका ऐसा निकलता है कि जो इमेजिनेशन को दर्शाता है। जबकि सेकंड फॉर्म अगर हम लगा देंगे फिर उसका अर्थ हम निकालेंगे तो वो अर्थ ऐसा निकलेगा कि जो अनफुलफिल्ड यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी थी या कुछ एक्शंस ऐसे थे जो होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हुए, वो पास्ट में। लेकिन यहाँ हम बात करें इमेजिनेशन की, यहाँ पास्ट की बात नहीं कर रहे। वर जब लगा रहे हैं हम तो हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, कल्पना की बात कर रहे हैं। और जब हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो फिर वो अनफुलफिल्ड में चला जाएगा, दैट मीन्स वो उस शर्त में चला जाएगा जो पास्ट की थी, जो पूरी नहीं हो सकती, जो अधूरी रह चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वर की, तो यहाँ पे हम वर लगाएंगे। ग्रामेटिकली अगर ऑप्शन में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही करेक्ट है। चूंकि हम कंडीशंस अलग अलग पढ़ रहे हैं इसलिए वर आएगा तो वो इमेजनरी कंडीशन हो जाएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो भी अनफुलफिल्ड कंडीशन हो जाएगी, ये इमेजनरी हो जाएगी। तो यहाँ वर जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, इनमें से कोई एक मॉडल आ जाएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है इमेजनरी का। एक दूसरा कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात करते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक तरफ हमारे एक क्लोज में तो विश या विशेष वर्ब होगी। विशेष मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस हो गया, और विश मीन्स वर्ब की फर्स्ट सिर्फ यही वर्ब होगी, इसके अलावा कोई अन्य वर्ब नहीं होगी। तो ये किस में आती है आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किस में आती है आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके साथ वाली जो दूसरी क्लोज होगी उस साथ वाली दूसरी क्लोज में क्या होगा, वर होगा। मैन वर्ब के रूप में वर यूज किया जाएगा, और वर जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। मैंने कहा कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में अगर वर का यूज किया जाएगा तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। फिर वर्ब को हम वहाँ पे वाज यूज नहीं कर सकते, है ना। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर यूज किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है। तो वर्ब मैन वर्ब के रूप में किस टेंस में आता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ हमें देखने को मिला पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड हेल्प ऑल द पुअर कंट्रीज।
बड़ा सिंपल सा है सर। हमने इसमें देखा दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है, एक क्लोज में हमने देखा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो सर हमारे अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए था क्या? बिल्कुल सही है, सही पहुंच रहे हैं आप। क्या होना चाहिए था? कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ही हमारा कंडीशनल है, तो यहां पे जो वाज लगा रखा है ये वाज नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। वाज की जगह पर क्या आना चाहिए था? वर। आंसर कौन सा हो गया? ए। कौन सा आंसर हो गया? ए पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। वो एरर इसलिए है कि यहां पे वर आना चाहिए था। चूंकि सब्जेक्ट आपका आई है, आई सिंगुलर है, आई के साथ अक्षर करके आपने वाज पढ़ा होगा, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक बात आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि वाज का रोल बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वर का रोल होता है। किसका रोल होता है? वर का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपका? वर। तो ए पार्ट आपका एरर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन है, ही वुड पास ऑल द स्कीम्स इफ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड पे हम पहुंचते हैं, तो सेकंड पे भी यही देखते हैं हम, दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है सर। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है जरा सा, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, दो छोटे छोटे क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन में कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं तो हम क्या है कि आपकी जो ये क्लोज है इसमें ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहां पे क्या दे रखा है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? बिल्कुल सही पहचाना। क्या होना चाहिए था? वाज नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था। क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इस सिंगुलर या प्लूरल होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बात कंडीशनल सेंटेंस की कर रहे हैं, और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा हमारा क्या आएगा? वर। तो यहां पे ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा आपका पार्ट सी में। देखिए आगे एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, बड़े आसान से हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। इफ वी हैड तेंदुलकर इन अवर टीम वी वुड हैव वॉन द फाइनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका टीम, नो एरर। दो छोटे छोटे क्लोजेस का कॉम्बिनेशन है, बड़ा आसान सा सेंटेंस है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक क्लोज है उसमें दे रखा है वुड। देखिए एक क्लोज में तो क्या दे रखा है? हैड, सिर्फ हैड दे रखा है, तो आप समझिएगा। फिर दूसरी क्लोज में क्या दे रखा है? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज अभी हमने पढ़ी थी कि अगर आपके वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक क्लोज में, तो साथ वाली क्लोज में क्या आना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बिल्कुल वही, बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ हैड दे रखा है, तो सर इसको कैसे हम सही करेंगे? तो पहले तो ये चीज क्लियर होती है कि हमारी ग्रामेटिकली एरर ही इस पार्ट में है। किस पार्ट में है? ए पार्ट। ये तो हमारा सही है। वी वुड हैव वॉन द फाइनल मैच, बिल्कुल सही है। अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका टीम, ये भी बिल्कुल सही है। नो एरर का तो हमें बात ही नहीं है, हमें तो एरर निकालनी है। तो यानी कि पार्ट ए में अपने ग्रामेटिकली एरर है। क्या एरर है? कि वहां पे सिर्फ हैड दे रखा है, समझिएगा। तो वहां थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। वहां पे आंसर जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था आपका? हैड, हैड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हैड प्लस हैड। सर ये क्या बात हुई? दो बार आप हैड हैड बता रहे हो। एक बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं आपको हैड बता रहा हूँ, एक बार मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मैं आपको हैड बता रहा हूँ, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हैड जो है, हैव या हैड जो है, ये हैव जो है वर्ब अगर मैन वर्ब के रूप में यूज होती हैं तो ये मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती हैं, और हैड इनकी सेकेंड फॉर्म होती है, और हैड ही इनकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमें यही कहना था कि यदि सचिन तेंदुलकर हमारी टीम में होते तो हम श्रीलंका के खिलाफ जो फाइनल मैच था उसको जीत चुके होते। ऑलराइट, तो यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो लगा दिया, तो मैन वर्ब के रूप में भी एक बार हैड लगाना था। यहाँ पे मैन वर्ब, अगर इसको मैन वर्ब के रूप में माने तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, जबकि हैड प्लस हैड आना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे अपना पार्ट ए में ग्रामेटिकली एरर है। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान सा है। बिल्कुल उसी तरह से अपना सेकंड भी आसान से, सेकंड को भी आप देखेंगे तो आप देख लेंगे, सेकंड भी बहुत आसान है। देखिएगा सेकंड में क्या है? नेहा वुड हैव, तो नेहा के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी क्लोज है? मेन क्लोज है।
सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, जिसके साथ ये वर्ड लगे हैं, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसमें सबऑर्डिनेट में क्या दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों तरफ सेम दे दिया, कंफ्यूज कर दिया, दोनों तरफ सेम दे दिया, इधर भी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों तरफ सेम, यानी कि इसने तो हमें बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। वुड प्लस हैव प्लस V3 यहाँ पे दे दिया, और साथ में दूसरी क्लोज जो जोड़ दिया उसमें भी वुड प्लस हैव प्लस V3 दे दिया। तो इस कंडीशन में आपको देखना है मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेन क्लोज में क्या होना चाहिए था और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए था। तो मेन क्लोज में तो अपना ये होना चाहिए था, मेन क्लोज में ही बताया था मैंने आपको, और उसके साथ वाली जो क्लोज है तो उसमें होना चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देख लिए मेन क्लोज में ये हो जाएगा, साथ वाली यानी कि सबऑर्डिनेट, तो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में होना चाहिए था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबऑर्डिनेट कौन सी है, ये वाली क्लोज जिसके साथ इफ लग रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट में वुड प्लस जो हैव अटेंडेड दे रखा है, इसकी जगह हैड अटेंडेड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, हैड अटेंडेड, तो आपका आंसर राइट हो जाता, क्योंकि आपकी मेन क्लोज तो वही हो जाती वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें हैड प्लस अटेंडेड होना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो आपके बी पार्ट में एरर है। जब भी हम बात करते हैं इस तरह की अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो फिर आप देखिएगा कि मेन क्लोज में क्या है और क्या होना चाहिए, और उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए और क्या दे रखा है। बिल्कुल ऐसे ही करके आपका आंसर निकाला जा सकता है। तो आपने आंसर निकाला, आपका आंसर आसमा आ गया बी पार्ट। तो आपके ग्रामेटिकल एरर आपके किस में आ गई, बी पार्ट में। तो बड़ा आसान सा है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है।